नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी और सरकार की चटपटी और रोचक खबरों के इस कार्यक्रम में, जो आधारित है कानाफूसी, गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। एक पिक्चर आई थी कि फटा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन यहाँ पर फटा कुर्ता और निकला नेता। मामला गाजियाबाद का है, बहुत चर्चित है। आप सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के एक विधायक अपनी ही पुलिस और सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन भी ऐसा वैसा नहीं था। वो फटा कुर्ता पहनकर गाजियाबाद से लेकर दिल्ली और लखनऊ और अयोध्या तक लगातार नंगे पैर इस आंदोलन को एक संकल्प की तरह आगे बढ़ा रहे थे। नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं, उनको एक महीने बाद आखिरकार फिर से कुर्ता पहनने का अवसर मिला है और फटा हुआ कुर्ता अब उन्होंने उतार दिया है। कारण गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को सरकार ने हटा दिया है। पुलिस कमिश्नर के साथ वो जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें उनको आखिरकार जीत मिली है। हालांकि इसके लिए उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लड़ते लड़ते वह सरकार की नाराज़गी का भी शिकार हुए और पार्टी ने भी उनको नोटिस जारी किया था। तमाम विरोध के बावजूद नंद किशोर गुर्जर नहीं माने और वो लखनऊ, दिल्ली लगातार नंगे पैर मैदान में डटे रहे। और एक समय ऐसा भी आया जब वो लखनऊ में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए कार्यालय आए, तो यहाँ भी कोई बड़ा नेता उनसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। अब समय बदला। अजय मिश्रा को सरकार ने पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया है। उनको इलाहाबाद रेंज का नया आईजी बनाया गया है, जिसके बाद नंद किशोर गुर्जर ने अब अपने नए वस्त्र धारण किए हैं। जो अभी तक फटा कुर्ता पहनकर नंगे पैर बिना चप्पलों के टहल रहे थे, अब वो फिर से पुरानी पोजीशन में आ गए हैं। आप जानते हैं कि नंद किशोर गुर्जर गोकशी को लेकर काफ़ी मुखर हो गए थे और इसके लिए उन्होंने पुलिस पर काफ़ी आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनका पुलिस से टकराव बढ़ा। सब्जी मंडी हटाने के विरोध में भी वह धरने पर बैठे, लेकिन कलश यात्रा में पुलिस से छीना झपटी के दौरान उनके कपड़े फट गए। ये मामला बहुत सुर्खियां बना और तभी से वह नंगे पैर रहकर फटे कपड़ों में प्रतिदिन काम कर रहे थे। नंद किशोर गुर्जर एक ऐसे विधायक के तौर पर उभरे हैं जो बेबाक हैं और उन्होंने पुलिस कमिश्नर की तुलना अंग्रेजों के ज़माने के वायसराय से की है। तो ये एक तरह से यूपी में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम का उन्होंने खुलकर विरोध भी किया है। अजय मिश्रा से उन्हें मुक्ति मिल गई है, पर सरकार ने अजय मिश्रा के सम्मान का पूरा ध्यान रखा है। उनको कोई साइड पोस्टिंग नहीं दी है, उनको मेन स्ट्रीम में ही रखा है। यानी कि सरकार अपने पुलिस कमिश्नर से नाराज नहीं है, मजबूरी बस हो सकता है उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह भेजना पड़ा। आईजी रेंज इलाहाबाद का पद बेहतरीन है। वो भले पुलिस कमिश्नर के बराबर नहीं है, लेकिन सजा के तौर पर भी नहीं है। तो सरकार ने सांप भी मर जाए लाठी में न टूटे, वो वाली स्थिति से काम किया यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर नंद किशोर गुर्जर की इसे जीत के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं और जितनी बड़ी बड़ी पंचायतें और कार्यक्रम वो कर रहे थे, उससे नुकसान भाजपा को ही हो रहा था। भाजपा ने उनको नोटिस तो दिया, लेकिन उसके बाद से कुछ बोला नहीं, लेकिन वो माने भी नहीं। तो देर सवेर तो ये होना था। अब ये देखना होगा कि उनका संकल्प तो पूरा हुआ, लेकिन जो इन पुलिसकर्मियों को वो सजा दिलाना चाहते थे, उसमें वो कितने कामयाब हो पाएंगे। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत रोचक मामला है, क्योंकि यूपी में ब्यूरोक्रेसी के भीतर 3 महीने के अंदर 3 बड़ी कुर्सियां खाली होने वाली हैं और इन तीनों कुर्सियों पर किसकी ताजपोशी होगी, इसको लेकर अभी से
कयासों का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि एक कुर्सी ऐसी है जो इसी महीने 10 दिन बाद अप्रैल में खाली हो रही है। ये 3 कुर्सियां यूपी में एपीसी कृषि उत्पादन आयुक्त, औद्योगिक विकास आयुक्त आईआईडीसी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी मुख्य सचिव की है। ये तीनों आने वाले 3 महीने के बाद रिक्त हो जाएंगी। अप्रैल में इसी महीने एपीसी रिटायर हो रही हैं और उसके बाद जुलाई में मुख्य सचिव और आईआईडीसी, चूंकि दोनों पद इस समय मनोज कुमार सिंह के पास है, चीफ सेक्रेटरी के पास है, तो 31 जुलाई को रिटायर होंगे, तो ये दोनों पद भी खाली हो जाएंगे। ये 3 ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े पद हैं। प्रदेश के बड़े बड़े आईएएस अफसर, नौकरशाह जो नौकरी में आते हैं, वो इच्छा लेकर आते हैं कि इन तीनों में से कोई पद तो हम आखिर तक हासिल करेंगे, क्योंकि इससे उनकी एक अलग पहचान बनती है। सबसे पहले बात एपीसी की, जो इसी महीने 30 अप्रैल को 1989 बैच की मोनिका गर्ग हैं, वो रिटायर हो रही हैं। उनके बैच में 2 आईएएस अफसर बचे हैं 1989 में, जो इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। लेकिन हिमांशु कुमार उनके इस पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वो 90 बैच के हैं। 89 बैच में अनिल कुमार इस समय राजस्व परिषद में चेयरमैन हैं और दूसरे हैं एसपी गोयल, जो मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव हैं। तो दोनों का इस पद पर आने का कोई इरादा नहीं है और कोई कहा जाए तो संयोग भी नहीं बनता है। साफ है कि 1990 बैच से 2 अफसर हिमांशु कुमार और दीपक कुमार इस पद के लिए दावेदार हैं। एपीसी पद पर हिमांशु कुमार का दावा इसलिए ज़्यादा मजबूत बनता है कि उनकी नौकरी अक्टूबर तक ही है, यानी कि 6 महीना उनके रिटायरमेंट में बचे हैं। इस समय वो ग्राम विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। तो अगर हिमांशु कुमार को सरकार मौका देती है तो वो भी अपनी नौकरी के आखिरी दौर में टॉप 3 में से एक पद पर रह लेंगे और सम्मान के साथ रिटायर हो जाएंगे। अगर हिमांशु कुमार नहीं बनते हैं तो फिर दीपक कुमार का नंबर आएगा। दीपक कुमार भी 90 बैच के हैं, लेकिन उनकी नौकरी 2026 के अक्टूबर तक है। उनके पास लंबा वक्त है। वो कुछ लोगों में चर्चा में है कि वो चीफ सेक्रेटरी भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना तब होगी जब 89 बैच के अफसर नहीं बनेंगे, क्योंकि उनसे सीनियर अफसर इस समय एसपी गोयल मौजूद हैं। वैसे वो चीफ सेक्रेटरी के पद पर आएंगे, इसकी उम्मीद कम है। साफ है कि 90 बैच से हिमांशु कुमार या दीपक कुमार एपीसी बनेंगे और 89 बैच से एसपी गोयल यूपी में मुख्य सचिव पद के दावेदार हैं। वो तब जब मनोज कुमार सिंह, जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं, उनको कोई सेवा विस्तार ना मिले तो। अगर मनोज कुमार सिंह को सेवा विस्तार मिल गया 6 महीने का, तो स्वाभाविक है फिर तो ना आईडीसी का पद खाली होगा और ना चीफ सेक्रेटरी का पद खाली होगा। फिर अगर दीपक कुमार ये सोचें कि एपीसी नहीं बने तो हो सकता है सरकार आईआईडीसी बना दे, वो भी नहीं हो पाएगा और अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के एसपी गोयल के लिए भी इंतजार थोड़ा बढ़ जाएगा। हालांकि दीपक कुमार और एसपी गोयल दोनों के पास अभी अच्छा खासा वक्त है नौकरी में, तो अगर चीफ सेक्रेटरी को सेवा विस्तार मिल भी जाता है, उसके बाद भी दोनों के पास 1-1 साल के लगभग का समय होगा। तो अब ये देखना होगा कि इन 3 बड़े पदों में से 2 पद आईडीसी और चीफ सेक्रेटरी वाले वो किनके खाते में जाते हैं। लेकिन एपीसी का पद तो क्लियर है कि हिमांशु कुमार लगभग नए एपीसी बनेंगे और दीपक कुमार हो सकता है उनको इंतजार करना पड़े कि आईडीसी का पद उनको सरकार आगे चलकर दे। अब बात फिर ब्यूरोक्रेसी की और पिछले दिनों जो तबादले हुए हैं उनकी, क्योंकि एक ऐसी सूची आई जिसने बहुत पुराने अफसरों की सुधि ले ली। कहा जाए जिनको भुला दिया गया था, जिन अफसरों को ये लग रहा था कि उनका वनवास खत्म नहीं होगा, उनको फिर से मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। योगी सरकार ने जो तबादले किए पिछले दिनों, उसमें 4-4 साल से लोग किनारे पड़े थे, महत्वहीन विभागों में पड़े थे। एक तरह से कहा जाए
तो सजा काट रहे थे सरकार की नाराजगी का। लेकिन यह सिलसिला अब ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अफसरों को 4 लोगों को नई तैनातियां मिली हैं, जिनके बारे में ये था कि अब वो पंचवर्षीय योजना का शिकार हो गए हैं और योगी सरकार के रहते शायद उनकी गाड़ी पटरी पर लौटना मुश्किल है। लेकिन ये संभव हो गया है और 4 ऐसे अफसर हैं जिनको नई ऊर्जा से एक बार फिर से काम करने का अवसर दिया गया है। अफसरों के तबादले में जो 4 नाम है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के सचिव रहे समीर वर्मा की। समीर वर्मा योगी सरकार में पिछले 4 सालों से नाराजगी का खामियाजा भोग रहे थे। कहा जाए तो सरकार ने उनको बिसरा दिया था और किनारे कर दिया था। 4 साल के बाद वो मुख्यधारा में लौटे हैं। पिछली सरकार में जब उनकी तैनाती पीडब्ल्यूडी विभाग में सचिव के तौर पर थी तो वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के विभाग में रहने के दौरान सरकार की कुछ नाराजगी उनसे हो गई, जिसके चलते उनको इतनी लंबी सजा भोगनी पड़ी। हालांकि वर्मा मेरिट वाले अफसर के तौर पर रहे हैं। यूपी के 10 से ज़्यादा जिलों में वो डीएम रहे हैं और वो एक तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक वो समाज कल्याण विभाग में उनका वक्त खराब होता रहा, कटता रहा। अब वो यूपी में आईजी स्टैंप और रजिस्ट्रेशन के बहुत महत्वपूर्ण पद पर भेजे गए हैं और मुख्य धारा में उनकी वापसी हुई है। ऐसे ही एक और दूसरे नंबर का मामला है भूपेंद्र सिंह चौधरी का, जो अभी तक सेक्रेटरी के तौर पर थे और जिलाधिकारी के पद से हटने के बाद पिछले 3 सालों से उनको शासन में किनारे करके रखा गया था। अब वो उत्तर प्रदेश के खाद्य रसद आयुक्त बनाए गए हैं। ये बहुत बड़ा पद होता है और ये इम्पोर्टेंट अफसर को ही सरकार देती है। तो ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी को फिर से सरकार ने मुख्यधारा में लाकर एक बहुत बड़ा अवसर दिया है। अगली बात जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो हीरा लाल, जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए हैं। वो बांदा में 2019 में डीएम थे। उसके बाद से पिछले 5 सालों से सरकार ने उनको साइड पोस्टिंग दे रखी थी। हीरा लाल एक प्रोग्रेसिव सोच के अफसर के तौर पर रहे। स्टेट सर्विस से प्रमोट होकर वो आईएएस बने। अपने काम के लिए पहचान रखते हैं, साधारण जीवन शैली है, लेकिन सरकार ने उनको फिर दोबारा अवसर नहीं दिया। अब 5 साल के बाद उनको बहुत बड़ा विभाग निबंधक कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के तौर पर जो मिला है वो कोई मामूली विभाग नहीं है। उनकी काबिलियत को ये दर्शाता है और बताता है कि हीरा लाल जिस इच्छा शक्ति के साथ बांदा में उन्होंने जिलाधिकारी के तौर पर काम किया था, उनके पास अभी लंबा टाइम है 2 साल का। वो कोऑपरेटिव में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं क्योंकि वो विल पावर वाले अफसर माने जाते हैं। चौथा नाम वैभव श्रीवास्तव का है। वैभव श्रीवास्तव इस समय गृह सचिव के पद पर थे। कहने को तो बहुत बड़ा पद है गृह सचिव, लेकिन चूंकि जब विभाग में प्रमुख सचिव होता है या एसीएस होता है तो वहाँ पर सचिव, विशेष सचिव सब एक डाकखाने की तरह होते, खाली कागज बढ़ाते हैं, अधिकार ज़्यादा नहीं होते। और वो वहीं पर विशेष सचिव भी थे। तो वैभव श्रीवास्तव भी लगभग 4 साल से गृह विभाग में हैं। अब उनको पीसीडीएफ यानी कि ये दुग्ध विभाग जो है उसका एमडी बनाया गया है। हालांकि कोई बहुत महत्वपूर्ण पद उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि पीसीडीएफ वैसे घाटे में चल रहा है पहले से, वहाँ पर वेतन देने की भी समस्या रहती है। लेकिन उनको सचिवालय से बाहर निकाला गया है और एक विभाग में विभागाध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया गया है। वैभव श्रीवास्तव वो अफसर हैं, आपको याद होगा कि जब वो पीलीभीत में डीएम थे तो एक रैली निकाली गई ताली थाली बजाकर, जिसमें वो भी ताली थाली बजा रहे थे, सड़क पर रैली निकाल रहे थे। उसके बाद वो रायबरेली में डीएम बनाए गए, जहां उन्होंने सीएमओ से विवाद हो गया और उसके बाद वहां लंबा आंदोलन चला और उनको वहां से हटाना पड़ा। सरकार की नज़र में वैभव श्रीवास्तव
कभी भरोसेमंद नहीं रहे, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया तो उनको एक नया मौका दिया गया है कि विवाद से बचकर छवि को बनाकर काम कर कर दिखाइए। अगर इस छोटे पद पर वो बढ़िया काम करके दिखाते हैं तो आने वाले वक्त में उन्हें और अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन सारे अफसरों को लेकर जो सरकार की नाराज़गी थी वो अब कुछ कम हुई है। और जब कम हुई है और एक मौका दिया है तो कहा जाता है कि ठोकर खाने के बाद लड़खड़ाए जो हो, अगर उसमें संभल गए तो आप अच्छा चल जाएंगे, और फिर लड़खड़ाने के बाद अगर फिर दोबारा ठोकर लग गई तो फिर अब की बार गाड़ी पटरी पर लौटने वाली नहीं है। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि सरकार ने अफसरों को एक मौका दिया है कि आप बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के और ईमानदारी से अपने विभाग को चलाएं और रिजल्ट देकर दिखाएं। तो उम्मीद की जा रही कि इसमें मेरिट वाले अफसर जो हैं वो निश्चित ही इस बार सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उसने जो भरोसा जताया है उस भरोसे को और बढ़ाएंगे भी। अब बात उत्तर प्रदेश के मालदार और पैसे वाले आईएएस अफसरों की। हमारे प्रदेश में पिछड़ापन, गरीबी ज़्यादा है, लेकिन अफसरों के पास ना तो संपत्ति की कोई कमी है, न माल की कोई कमी है। धन दौलत से वो परिपूर्ण हैं। ऐसा आईएएस अफसरों ने जो अपने संपत्तियों का ब्यौरा दिया है उससे पता लगता है। ये ब्यौरा भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय की वेबसाइट पर है, जिसमें देश के सारे आईएएस अफसर अपनी संपत्तियों की जानकारी देते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के टॉप 5 आईएएस अफसरों की सूची में देखेंगे तो वो छोटे मोटे कई सारे उद्योगपतियों को तो पीछे छोड़ देंगे संपत्ति के मामले में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी के कई ऐसे डीएम और एसपी हैं जो मुख्य सचिव और डीजीपी से भी ज़्यादा मालदार हैं, घोषित तौर पर मालदार हैं, संपत्ति के मामले में मालदार हैं। उनके पास कई कई करोड़ की संपत्तियां हैं। भारत सरकार को दिए गए संपत्ति के ब्यौरे में यह खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 19 डीएम ऐसे हैं जिनकी संपत्ति पिछले 5 साल में 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है। यूपी के जो 5 सबसे अमीर जिला अधिकारी हैं, टॉप 5 हैं, उनके पास तो इतनी संपत्ति है कि आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इसमें सबसे टॉप पर नंबर 1 पर हैं आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी। अरविंद मलप्पा बंगारी की पिछले 5 साल में 12 संपत्तियां थी उनके पास, जो बढ़कर अब 15 हो गई हैं। डीओपीटी में 3 मकान, 6 प्लाट, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ये अरविंद मलप्पा बंगारी द्वारा दर्शाई गई है। दूसरे नंबर पर भदोही के एक डीएम हैं विशाल सिंह, जो पहली बार डीएम बने हैं, लेकिन पीसीएस से आईएएस में प्रमोट होकर आने के बाद ही उनके पास संपत्तियों का ब्यौरा अचानक से बढ़ गया है। वो नोएडा, बनारस और जौनपुर में संपत्तियां रखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको काफ़ी संपत्तियां गिफ्ट में मिली हैं, उपहार में मिली हैं। बड़े किस्मत वाले हैं ऐसे अफसर जिनको कई कई करोड़ रुपए की ज़मीनें, प्लाट, मकान गिफ्ट में मिल जाते हैं। गरीबों को 10 रुपया भी मिलना मुश्किल है आज के ज़माने में गिफ्ट में, लेकिन अफसरों को करोड़ों मिलते हैं। ये इस प्रदेश का चमत्कार भी है और ब्यूरोक्रेसी का भी है। आपको हैरत इस बात पर भी हो सकती है कि छोटी सी नौकरी करने वाले अधिकारी अपने कैरियर में इतनी अधिक संपत्तियां कैसे खरीद लेते हैं। संपत्ति के मामले में तीसरे नंबर पर संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया का नाम आया है। हालांकि उनका भी ये पहला जिला है, लेकिन इन दिनों वो संपत्ति के बजाय संभल में हिंदू मुस्लिम और खुदाई के मामले को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं। उनके पास 5 साल पहले मात्र 2 संपत्ति थी जब वो सर्विस में आए थे, जो अब बढ़कर 8 हो गई हैं। इसमें वो चूँकि राजस्थान के रहने वाले हैं तो जयपुर में प्लाट, फ्लैट और कृषि योग्य ज़मीनें
इन सब का उन्होंने विवरण दिया है। लेकिन आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि यूपी में हाल ही में एक चर्चित अफसर को सस्पेंड किया गया, अभिषेक प्रकाश को। अभिषेक प्रकाश के पास मात्र एक संपत्ति है, जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंशन हुआ है, उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक है, और वो भी उनके बिहार के सिवान जिले में है, जो 8.85 एकड़ कृषि भूमि है। बदनाम तो बहुत है, लेकिन संपत्ति खाली एक है। तो ये जो घर वर बने हैं अंसल से लेके और कई जगहों पर, इसका का मालिक कौन है? वो रहते हैं, मालिक कोई और है। अब ये भी बड़ा रहस्यमयी बातें हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में एक और क्रेज देखा गया है। हमारे यहाँ आईएएस अफसरों की जो पहली पसंद है वो नोएडा है। इनके पास 60% से ज़्यादा अफसरों के पास नोएडा में घर है, फ्लैट है, प्लाट है, और दूसरे नंबर पर उनकी चॉइस लखनऊ है। तो आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी के पास एक, डीजीपी के पास एक, और जिलाधिकारियों के पास अनेक। जो लोग पहली बार डीएम बने उनके पास भी भरपूर। तो इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी के इस चमत्कार को समझने के लिए काफ़ी मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ सकती है। वैसे जो जानकार हैं वो जान जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे होता है। लेकिन चूंकि जो घोषित है आप चर्चा उसी पर कर सकते हैं, अघोषित, बेनामी और छुपी हुई पर चर्चा आसान नहीं है, तकनीकी कारण है। फिर भी मुबारक हो उन अफसरों को जिन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को पछाड़ दिया है संपत्ति के मामले में, भले ही वो परिवार से मजबूत रहे हों या कमज़ोर रहे हों। आज के पावर सेंटर में अफसरों के हालात पर बस इतना ही। नाम, पैसा और शोहरत इसलिए नहीं मिलता है कि आप पद का कहीं दुरुपयोग करें। कि एक आम आदमी और एक अफसर के बीच क्या अंतर है। जिसने पद के दुरुपयोग से धन अर्जित किया हो और जिसने कलम की ताकत से नाम पैदा किया हो। मुनव्वर राना साहब का ऐसे अफसरों के दोहरे चरित्र और दोहरी हालातों पर एक बहुत महत्वपूर्ण शेर है, सुनिएगा कि वो मुझे ज़ुर्रत इजहार से पहचानता है, मेरा दुश्मन भी मुझे वार से पहचानता है। उसको खुशबू को परखने का सलीका ही नहीं, वो फूल को कीमत बाजार से पहचानता है, और शहर वाकिफ़ है मेरे फन की बदौलत मुझसे, आपको तो जुब्बो दस्तार से पहचानता है। नमस्कार।